माकन दिशेज आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग यूपी टेट, यूपी लेखपाल और DSSB, KVS इन सब के लिए हिंदी का सिलेबस लेके आएंगे और हिंदी की चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग उसी के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। आज हम लोग हिंदी स्टार्ट करेंगे और हिंदी में पहला ही चैप्टर पढ़ता है अपना वर्णमाला का। तो हम लोग वर्णमाला स्टार्ट करेंगे आज से, और यकीन मान के चलिए कि हम लोग वर्णमाला ऐसे कंप्लीट करने वाले हैं जैसे बिल्कुल आप ये मान के चलिए कितनी सरल चीज़ है आपके लिए। ये बिल्कुल सरल हो जाएगी आपके लिए, इसमें बिल्कुल एफर्टलेस चीज़ होगी आपके लिए। बस आप थोड़ा ध्यान लगा के इसको देखना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल ये सभी छात्र ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो को देखें और आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही लाभान्वित होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि आज हम लोग हिंदी से स्टार्ट करेंगे, तो हिंदी में पहला ही चैप्टर होता है वर्णमाला का, ठीक है। वर्णमाला में सबसे पहली चीज़ आती है वर्ड। क्या आता है? वर्ण आता है कि भाई वर्ण क्या चीज़ है। वर्ण का दूसरा नाम होता है अक्षर। वर्ण को ही क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्ड को ही क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर का मतलब क्या होता है? लेटर, ठीक है ना। अक्षर का मतलब क्या होता है? लेटर। तो वर्ड को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और अक्षर का दूसरा नाम क्या होता है? लेटर होता है। लेटर्स कह देंगे, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लेटर्स। तो देखो, इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। अक्षर का मतलब क्या हुआ? अक्षर मतलब जिसके टुकड़े ना हो, जिसके खंड ना हो। और आ का मतलब ना होना। जैसे अजय का मतलब क्या होता है? जिसको जीता ना जा सके। ऐसे ही अक्षर का आ का मतलब नेगेटिव होता है नहीं, और क्षर का मतलब क्या है? टुकड़े। जिसके टुकड़े ना हो, जिसके खंड ना हो, जिसके टुकड़े ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अक्षर कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो वर्ड का मतलब भी वही चीज हुई कि भाई जो ऐसी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी वर्ड की? कि ऐसी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। पहली बात क्लियर है। अब होता क्या है कि मैं ये बोलूं कि तो चलो समझ में आता है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते हो आप। जितने भी स्वर हैं उनको आप खंड नहीं कर सकते हो, उनको आप तोड़ नहीं सकते हो। तो सभी स्वर इस कैटेगरी में आएंगे। सभी स्वर क्या हैं? वर्ड है। सभी स्वर क्या हैं? वर्ड है। लेकिन व्यंजन वर्ड नहीं है। व्यंजन वर्ड कैसे नहीं है? देखो जरा, अगर मैं व्यंजन की बात करूं, व्यंजन अगर इस का की बात करोगे तो क्या ये वर्ड है? अभी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके टुकड़े हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भाई? का के टुकड़े कैसे हो सकते हैं? का प्लस आ। ये एक्चुअल में कैसे लिखा हुआ है? का जो लिखा हुआ है वो का प्लस आ, यानी कि इसमें आ की ध्वनि है। और आ क्या है? स्वर है। आ क्या है? स्वर है। क्लियर है इतनी बात? तो होता क्या है कि जो वर्ण होते हैं, वर्ड में जो व्यंजन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। का, खा, हलंत लगा होता है, गा, ये होते हैं वर्ण। क्लियर है बात? ये होते हैं वर्ण। लेकिन का की बात करोगे तो इसमें क्या छुपा हुआ होता है? आ की ध्वनि छुपी होती है। और आ क्या है? स्वर है। तो इसके तो खंड हो जाएंगे। और वर्ण अपने आप में क्या कहता है? कि वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जिसके खंड ना किए जा सकें, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई आपको? बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि भाई वर्ड क्या है? कि ऐसी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें वह वर्ण है। तो सभी स्वर क्या कहलाते हैं? सभी स्वर वर्ण होते हैं। का खा गा की अगर बात करोगे तो का को हम तोड़ देंगे का प्लस आ, यानी इसमें आ की ध्वनि है, इसके टुकड़े हो रहे हैं। तो जो का, आधा का के नीचे जो हलंत लगा हुआ है, खा के नीचे हलंत, गा के नीचे हलंत, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है, ये सब अक्षर हैं। इतनी बात क्लियर है? इसके आगे बढ़ा जाए, ठीक है। इसको आप समझ गए ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं, बिल्कुल सामान्य चीज़ है, जनरल चीज़ है कि भाई हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 यानी कि 52 वर्ड होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। अच्छा, वर्ण की अपनी एक लिपि होती है। लिपि का मतलब जैसे अपनी हिंदी भाषा की कैसी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो लिपि का मतलब होता है जिसमें उसको लिखा जाता है। तो हर एक वर्ड की, प्रत्येक वर्ड की अपनी एक क्या होती है? अपनी एक लिपि होती है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि भाई वर्ड की डेफिनेशन पूछी जाए तो वर्ड की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि जिसके खंड ना किए जा सके, ऐसी मूल ध्वनि जिसके खंड ना हो, जिसके टुकड़े ना हो, उसे हम वर्ण कहते हैं। दूसरी बात, हिंदी वर्णमाला में कुल
कुल 52 वर्ड होते हैं। और तीसरी बात कि भाई वर्ड की अपनी एक लिपि होती है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कंफर्म है कि भाई आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे अगर हम बात करेंगे कि भाई वर्ड के आगे क्या, वर्ड के आगे वर्णमाला। वर्ड के आगे क्या होता है? वर्णमाला होती है। भाई वर्ड हमने पढ़ा कि वर्ण क्या है, अब वर्णमाला क्या होती है वो देखते हैं। देखिए प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी भाषा आप पढ़ रहे हो तो उसकी अपनी एक वर्णमाला होती है। वर्णमाला है क्या कि वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी की वर्णमाला कही जाए तो का, खा, गा, गा, ठीक है, ये सब जो चलता है ये सब हिंदी की वर्णमाला है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ अंग्रेजी में वर्णमाला की तो ABCDEFGH A to Z तक जो जाते हैं वो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। और वर्णमाला होता क्या है? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? देखिए फ्रेंड्स, हमने वर्ण पढ़ा, फिर हमने वर्णमाला को समझा। अब हम समझते हैं वर्ण के भेद कि भाई वर्ण कितने टाइप के होते हैं, वर्ण के क्या प्रकार हैं। तो वर्ण सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्वर जिसे हम कहते हैं वोवेल, और दूसरा होता है व्यंजन जिसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। सबने सुना होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पे नहीं होगा जिसने इन चीज़ों को ना सुना हो कि भाई स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब देखिए स्वर की अगर डेफिनेशन बताई जाए कि भाई स्वर क्या है, ठीक है, तो स्वर अपने आप में एक स्वतंत्र ध्वनि होती है। यानी इनको बोलते समय किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण किया जाता है। इनको बोलते समय किसी भी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि भाई स्वर क्या है कि ऐसी स्वतंत्र ध्वनि जिसको बोलते समय किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, और अगर व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है कि व्यंजन को बोलते समय किसी अन्य वर्ड की हमें सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होती हैं। इनको बोलते समय किसी अन्य वर्ड की हमें सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। इतनी बात क्लियर है? यहाँ मैंने मोटे मोटे तौर पर समझा है कि भाई स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। कि भाई स्वर वह स्वतंत्र ध्वनि जिसको बोलते समय किसी अन्य वर्ड की सहायता ना लेनी पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर। और व्यंजन क्या होता है? वह ध्वनि जिसको बोलते समय किसी अन्य वर्ड की सहायता लेनी पड़े, उसे हम कहते हैं व्यंजन। क्लियर है इतनी बात? चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग। अभी हमने स्वर की डेफिनेशन को समझा था, जो कि बिल्कुल ही सरल थी, सिंपल थी कि भाई ऐसी स्वतंत्र ध्वनि जिसको बोलते समय किसी अन्य वर्ड की सहायता ना लेनी पड़े, किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर की अगर हम बात करें तो स्वर जो होते हैं वो अ, आ, इ, ई, उ, ए, ओ, औ। और अंग आहा जो होता है वो आयोग वाह है। इसकी हम चर्चा करेंगे। अगर आपसे मूल तौर पे पूछा जाए, मूल रूप से पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 11। कन्फ्यूजन मत रखना, इसमें अधिकतर लोग कन्फ्यूज होते हैं। भाई अगर आपसे पूछा जाए सिंपल कि भाई स्वर कितने हैं, 11 है। लेकिन अगर आयोग वाह को जोड़ लोगे तो स्वर कितने हो जाएंगे? 13। क्लियर है बात? अगर ऐसे पूछा जाता है स्वर कितने हैं तो 11 है, लेकिन आयोग वाह को जोड़कर स्वर कितने हो जाते हैं? 13। क्लियर है इतनी बात? देखिए मूल स्वर की बात करोगे तो मूल स्वर जो होते हैं, मूल का मतलब जो कि अपने स्वयं के रूप में है, ये किसी अन्य रूप से नहीं आए हैं। ठीक है, इनका खुद का रूप है, मूल रूप है। जैसे आ ई उ ए और ओ। क्लियर है? लेकिन अगर बात करते हैं संयुक्त स्वर की, संयुक्त स्वर कौन से स्वर होते हैं? देखिए सुनने से ही पता चल रहा है, संयुक्त का मतलब होता है मिलकर बनना, मिलकर बनना। तो 2 स्वर मिलकर बनेंगे और एक नया स्वरूप बनाएंगे, उसे हम कहेंगे संयुक्त स्वर। 2 स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाएंगे, उसे हम कहेंगे संयुक्त स्वर। तो ऐसे 2 संयुक्त स्वर हैं, एक है अय और एक है औ। एक है अय और एक है औ। अय जो बनता है आ और ए से, और आओ जो बनता है आ और ओ से। क्लियर है इतनी बात? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई संयुक्त स्वर इनमें से कौन है, और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको बताना होगा कि संयुक्त स्वर कौन सा है। क्लियर है इतनी बात कि भाई संयुक्त स्वर की डेफिनेशन क्या होती है कि संयुक्त स्वर वो होते हैं कि जो 2 स्वरों से मिलकर एक नया स्वर बनता है, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 संयुक्त स्वर हैं, एक है आपका अय और एक है आपका औ। अय जो बनता है आ प्लस ए से, और आओ जो बनता है आ प्लस ओ से। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके।
आई होप आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको बिल्कुल सिंपल वे में आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझा सकूं। क्लियर है इतनी बात? तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग स्वर के टाइप की बात करते हैं। अभी ये देखिए जो हमने स्वर के टाइप लिखे हुए हैं वो मात्रा के आधार पर लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है कि भाई ये चीज़ क्या है। ये जो स्वर के टाइप हमने लिखे हैं वो मात्रा के आधार पर लिखे हैं। तो आप देख भी सकते हो कि ह्रस्व स्वर होता है जिसे बोलते हैं एक मात्रिक, यानी इनको बोलते समय, इनको उच्चारण करते समय, इनको बोलते समय हमें एक मात्रा जितना समय लगता है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर समय लगेगा। क्लियर है इतनी बात? एक मात्रा का समय का मतलब है कि यहाँ उनको बोलते समय जो समय है वो बहुत ही कम लगेगा। दीर्घ स्वर की बात करें तो ये इन्हें द्विमात्रिक स्वर बोला जाता है। द्विमात्रिक स्वर का मतलब है कि इनको बोलते समय दो मात्रा जितना समय लगेगा, यानी कि इनको बोलते समय समय की जो पाबंदी होगी वो बढ़ेगी, यानी जो समय यहाँ पे लग रहा है उससे ज़्यादा समय कहाँ लगेगा बोलते समय? दीर्घ स्वर में। और अगर प्लुत स्वर की बात की जाए तो उन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। त्रिमात्रिक का मतलब है कि तीन मात्रा को बोलते समय जितना टाइम लगता है उतना समय लगेगा प्लुत स्वर को बोलते समय, उच्चारित करते समय। इतनी बात समझ में आ रही है कि भाई ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक कहते हैं, यानी कि एक मात्रा को जितने बोलते समय जितना समय लगता है उतना समय लगेगा मैं ह्रस्व स्वर को बोलते समय, यानी कि इसको उच्चारित करते समय जो समय होता है वो बहुत ही कम लगता है, ना के बराबर लगता है। दीर्घ स्वर में उससे थोड़ा ज्यादा समय लगता है बोलते समय, और प्लुत स्वर में थोड़ा और समय ज्यादा लगता है, यानी कि तीन मात्रा जितना समय लगता है। जैसे कि आप कहो ओम, तो ओम कैसे बोलोगे? ओम, तो वहां पे ओम जो बोल रहे हो आप वो कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। इनको बोलते समय इनमें त्रिमात्रा यानी ऐसे तीन लिखा भी होगा, कहीं भी आपने देखा होगा ओम कैसे लिखते हैं, ओम जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। तो ये जो डिनोशन है, ये जो डिनोट है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये प्लुत स्वर है, यानी यहाँ पे तीन मात्रा जितना समय लग रहा है। ये तीन का सिंबल है कि यहाँ पे तीन मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए ये कौन सा स्वर में आता है? प्लुत स्वर में आता है। तो आप देख भी सकते हो कि भाई इसको बोलते समय हमें कितना समय लगेगा, ओम। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए ह्रस्व स्वर में क्या आता है। ह्रस्व स्वर में आपकी बात करें तो एक मात्रा जितना समय लगेगा, यानी कि बहुत ही कम समय लगेगा इनको उच्चारित करते समय। तो ऐसे कौन से स्वर होंगे? जैसे आ हुआ, छोटी ई हुई, छोटा ऊ हुआ, छोटा ओ हुआ, छोटा ए हुआ। ठीक है, क्लियर है बात? और री हुआ। क्या हुआ? री। तो ये होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या पूछी जाए तो कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6, 6 ह्रस्व स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 6। और कौन कौन से? आ ई उ ए ओ और री। आ ई उ ए ओ और री। आ ई उ ए ओ और री। देख सकते हो कि भाई ये छोटे छोटे वाले लिए गए हैं, लघु स्वर भी इन्हें बोलते हैं, यानी यहाँ पे छोटे छोटे स्वर लिए गए हैं। लेकिन दीर्घ स्वर में बात करें तो यहीं पे दो मात्रा जितना समय लगेगा, यानी आ था यहाँ पे तो यहाँ पे आ होगा, यहाँ छोटी ई था तो यहाँ बड़ी ई होगा, यहाँ छोटा ऊ था तो यहाँ बड़ा ऊ होगा, यहाँ ए था तो यहाँ ए होगा, यहाँ ओ था तो यहाँ औ होगा। क्लियर है बात? तो ये कितने हैं? 5। तो 6 और 5 11, 6 और 5 11। इतनी बात क्लियर है? और दो आयोग बाह के तो कितने हो गए टोटल स्वर? 13। दो आयोग बाह और 11 स्वर ये हैं तो कितने टोटल स्वर हुए? 13 हुए। कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन होनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल सिंपल चीजें हैं ये, इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई स्वर की बात कहेगी, 3 स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की बात करें तो एक मात्रिक कहा जाता है, इनको बोलते समय, उच्चारित करते समय एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि बिल्कुल कम समय लगता है इनको उच्चारित करते समय। जैसे छोटा आ हुआ, छोटी ई हुई, छोटा ऊ हुआ, छोटा ए हुआ, छोटा ओ हुआ और छोटा री। क्लियर है बात? अगर हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की, जिन्हें हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, तो यहाँ पे दो मात्रा जितना समय लगता है। तो इसमें क्या हुआ? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए और बड़ा आओ। क्लियर है इतनी बात? प्लुत स्वर की बात करते हैं तो इनको उच्चारित करते समय 3 मात्रा जितना समय लगता है, यानी कि बहुत अधिक समय लगता है इनको उच्चारित करते समय। और इनका डिनोशन, इनको पहचानना बहुत कठिन नहीं है, इनको पहचानना बिल्कुल आसान है। ये सिंबल लगा हुआ होगा तो आप समझ जाओगे कि ये किसका है। एग्जाम्पल प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है, ओम हुआ। अगर मैं राम लिखना चाहूं तो मैं राम भी ऐसे लिख सकता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब मैं यहाँ पे राम ऐसे बोलूंगा, राम नहीं बोलूंगा, कैसे बोलूंगा? राम ऐसे बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिमात्रिक है तो 3 मात्रा जितना समय लेना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग
जो स्टार्ट किया है वर्णमाला, इसमें हम उच्चारण के आधार पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब उच्चारण के स्थान पर हम डिस्कस करेंगे तो उसका अलग पार्ट बनाएंगे, उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे स्वर में भी उच्चारण के इस आधार पर भी कई स्वर होते हैं, तो अभी हमने केवल मात्रा के आधार पर डिस्कस किया था। यहाँ पे उच्चारण के आधार पर जब हम पढ़ेंगे कि कंठ, तालु, मूर्धा, तो वहाँ पर हम इन सबको डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे देखिए, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, अभी हमने डिस्कस की थी कि भाई ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता हो, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़े, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना? वे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता लेनी पड़े, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, गा, ये सब क्या है? ये सब व्यंजन है। अगर पूछा जाए कि भाई व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन होते हैं 33, यानी कि 33। क्लियर है इतनी बात कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, 33 होती है। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, देखिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया करिए। और बाकी मैं इन सब के नोट्स, आपको हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ। आप चाहो तो देख सकते हो, मैंने अपनी तरीके से, अपने हिसाब से ये हैंड रिटन नोट्स बनाना तैयार किया है। क्लियर है इतनी बात? तो मैं ये तैयार कर रहा हूँ, तो ये आपको जैसे ही ये क्लियर होगा, ये चैप्टर क्लियर होगा, पूरा होगा, कंप्लीट होगा, मैं उस दिन इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं ले रहे हो तो सिर्फ बात को समझो, ध्यान से समझो। लिखने की कोई पाबंदी नहीं है, लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये मेरी मेहनत है, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ इतना, लेकिन बस आपको इसके एवज में ये करना है कि इस चैनल को शेयर करो, लाइक करो, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों से सब्सक्राइब करवाओ। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि ये दूर दूर तक जाना चाहिए कि भाई ऐसा कोई चैनल है जहाँ पर एक चैनल पर ही सारी चीज़ें हमें सहज उपलब्ध हो रही हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने व्यंजन की परिभाषा की बात कही थी, और हमने कहा था कि भाई व्यंजन के अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 33 यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, हम लोग व्यंजन के प्रकार की बात करें तो व्यंजन के प्रकार देखते हैं। यहाँ पे मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई उच्चारण के आधार पर मैं अभी कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ जो बता रहा हूँ वो आप समझते चलिए कि ये बिल्कुल ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ से आपका जो नींव है, जो कॉन्सेप्ट की नींव है, वो क्लियर हो जाएगी। फिर उच्चारण के आधार पर भी हम चलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपल पूछा जाता है कि भाई, कई बार तो यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भाई वर्ण की परिभाषा ही आपसे पूछ ली गई कि ऐसी कौन से या परिभाषा दे दी गई कि भाई किसके खंड नहीं हो सकते हैं, किसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, स्वर के या व्यंजन के, तो ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया था अय और औ के बारे में कि संयुक्त व्यंजन, वो पढ़ाया था, तो वहाँ पे भी क्लियर था कि भाई वो बन रहा था व्यंजन, जो स्वर था तो वो कैसे बन रहे थे, संयुक्त स्वर क्या है, तो उन पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक भी वीडियो स्किप नहीं करनी है और कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक एक चीज़ क्लियर करके चलना है। ठीक है, जो नई चीज़ समझ में आती है उसको कमेंट में लिखिए, आप लोग कमेंट करिए। मैंने अभी पूछा था, देखो कल की वीडियो में मैंने बताया था जब मैं मैथ पढ़ा रहा था कि भाई अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करना है, आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। किसी भी एक सज्जन पुरुष ने ये कमेंट नहीं किया कि भाई अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, तो लोगों के इंटरेस्ट से पता चल जाता है कि उसको पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है। फिर वो आरोप लगाता है दूसरे लोगों पर कि भाई मेरा इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, उस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। अरे भाई, खुद नहीं पढ़ना चाह रहे हो? ठीक है, अगर इतनी ललक है, आग है पढ़ने की, तो फ्री में जो चीज़ें मिल रही हैं कम से कम उनको समझो। अब यही चीज़ अगर मैं आपको परचेज़ करके दूं, महंगा थोड़ा रुपए में दूं, तो आपको वही चीज़ अच्छी लगेगी, और वही चीज़ फ्री में मिल रही है तो आपको उसकी कदर नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो ये होता है, सभी में होता है। मानव प्रकृति ऐसी है कि फ्री की चीज़ को सब ये समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंस या ये महत्व की नहीं है, जबकि मैं बता रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ना मिले तो अनसब्सक्राइब कर देना उसी दिन चैनल मेरा। क्लियर है इतनी बात? इतने विश्वास के साथ जब मैं कह रहा हूं तो आप क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ना चाहिए आप लोगों को। चलिए देखिए, व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। कितने टाइप लिखे हुए हैं? 4 टाइप लिखे हुए हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। देखिए, स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या है कि जब भी आप ऐसे व्यंजन, इनमें ऐसे व्यंजन आएंगे जिनको बोलते समय जो वायु होती है वो मुख में क्या करती है? स्पर्श करके आती है, कहीं ना कहीं स्पर्श होके वो निकलती है। चाहे वो तालु से स्पर्श करे, चाहे वो
ओठों से उस पर स्पर्श करके आए तो वायु टकरा के आती है, वायु स्वतंत्र नहीं निकलती है। क्लियर है इतनी बात? इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है कि वायु जब इनको बोलोगे तो उच्चारित करते समय जो वायु है वो स्पर्श करते हुए निकलेगी, इसलिए इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? स्पर्श व्यंजन में। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? सीधा सीधा पूछ सकता है भाई स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए। 25 कितने होते हैं? 25 होते हैं। कैसे कि भाई 5 वर्ग हैं हिंदी वर्णमाला में। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। का वर्ग है, ठीक है ना, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। क्लियर है? 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ड हैं? 5 प्रत्येक वर्ग में कितने हैं? 5 वर्ड हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 5 गुना 5 कितना हुआ? 25। यानी कि कुल कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? 25 होते हैं। का से लेके कहाँ तक चलोगे? कितने वर्ग तक जाओगे? बिल्कुल आखिरी वाले वर्ग तक जाओगे। यानी कि का से लेके कहाँ तक चलेंगे हम लोग? का से लेके पा वर्ग तक। का से लेके पा वर्ग तक। तो स्पर्श व्यंजनों की अगर हम लोग बात करना चाहें तो यहाँ स्पर्श व्यंजन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है। देखिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स मैं तैयार कर रहा हूं जो आपको दिए जाएंगे, तो उसकी बेफिक्र रहो, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लो। स्पर्श व्यंजन यहाँ पे केवल समझो, केवल और केवल समझो, ठीक है। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो इसीलिए नहीं बनाता हूँ कि आप लोगों को बर्डन ना लगे कि भाई ऊब जाओगे, इतनी बड़ी वीडियो मैं कैसे देखूंगा। इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ कि भाई छोटा छोटा भी इतना तो टाइम निकाल ही सकते हो, 20-25 मिनट का पूरे दिन में, 24 घंटे का समय होता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की अगर बात की जाए तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या मैंने बताई थी 5 गुना 5 यानी कितनी होती है? 25 होती है। अब ये 5 गुना 5 क्या है कि भाई हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो इसलिए 5 गुना 5 कितना हुआ? 25 हुआ। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे देखिए का वर्ग की अगर बात कही जाए, पहला वर्ग क्या होता है? का वर्ग। पहला वर्ग का वर्ग होता है। का वर्ग में अगर बात की जाए, चर्चा की जाए कि भाई कितने कितने अक्षर आते हैं, क्या क्या आता है, तो का होता है, खा होता है, गा होता है, का खा गा घा। और अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं चा वर्ग की, का वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है? चा वर्ग आता है। चा वर्ग में बताइए क्या होता है? बिल्कुल मामूली सी चीज़ है, ये सबको ओलम आती है, ओलम या वर्णमाला में किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो ओलम तो सबको आती ही होगी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वर्ग की, कि कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं और वर्ग कितने हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। पता सबको है, ये मुझे मालूम होगा। क्लियर है इतनी बात? तो का वर्ग की बात की जाए, का खा गा घा अणा। अब चा वर्ग की बात की जाएगी, चा वर्ग की बात की जाएगी तो चा छा जा झा, चा छा जा झा, और क्या आएगा? इंग्या। क्या आएगा? इंग्या, ठीक है। तो का वर्ग हुआ, चा वर्ग हुआ, फिर कौन सा वर्ग आता है? टा वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है? टा वर्ग आता है। टा वर्ग के बाद क्या आता है? ता वर्ग आता है। और ता वर्ग के बाद क्या आता है? पा वर्ग आता है। तो कुल कितने वर्ग होते हैं? कुल वर्ग होते हैं आपके। तो देखिए फ्रेंड्स, चर्चा हो रही थी स्पर्श व्यंजन की। मैंने बताया है कि भाई स्पर्श व्यंजन होते क्या है कि जिनको बोलते समय वायु जो होगी वो वायु अपने मुख में, यानी मुख के किसी भी हिस्से को टच करते हुए आएगी। क्लियर है इतनी बात? किसी भी हिस्से को टच करते हुए आएगी। जैसे अगर मैं का की बात करता हूं तो कंठ से आ रही है, वो मैं अलग चर्चा करूंगा कि भाई कंठ क्या है, तालु क्या है, मूर्धा क्या है, वो सब उच्चारण के स्थान के आधार पर हमने वर्णों की बात करनी है, वो हम अलग पर चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भाई स्पर्श व्यंजन की जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो ये है कि भाई इनको जब बोलेंगे, बोलते समय वायु जो है वो स्पर्श होगी, तो इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया। स्पर्श व्यंजन में बात करते हैं कितने वर्ड होते हैं? 25 वर्ड होते हैं, क्योंकि 5 वर्ग आते हैं और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 गुना 5 25। याद करने में कोई कठिनाई नहीं है कि भाई हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और ये सभी पांचों वर्ग क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, इसलिए कितने वर्ण हो गए? 25, ठीक है। का वर्ग की बात करें, चा वर्ग की बात करें, टा वर्ग की बात करें, ता वर्ग की बात करें और पा वर्ग की बात करें, यही 5 वर्ग होते हैं हिंदी वर्णमाला में। इसके अलावा कोई और नया वर्ग नहीं होता है। फिर अंतस्थ आते हैं, ऊष्म आते हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन आते हैं और हमारी जो वर्णमाला है वो हमारी समाप्त हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अभी मैंने चर्चा की है स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन क्या है कि भाई ये चीज़ आपके सामने लिखी हुई है स्पर्श व्यंजन के बारे में। लिखना कुछ नहीं है, अगर चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो ना लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि भाई आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें। क्लियर है इतनी बात? सिर्फ और सिर्फ समझें चीज़ों को और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
इतना आपका काम है, आपको समझना है चीज़ों को, ठीक है। चलिए देखिए, अंतस्थ व्यंजन की अगर हम लोग बात करें तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या होती है 4। सबको पता होगी कि भाई कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, ला, वा। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला और वा। क्लियर है इतनी बात। तो ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है एग्जाम में, भाई अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप सीधे कहोगे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, घुमा घुमा के पूछेंगे भाई इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है। 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा कहीं या होगा, या रा होगा, या ला होगा, या कहीं वा होगा। क्लियर है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है। उनमें 3 ऑप्शन में तो आपको ये मिल जाएंगे और एक ऑप्शन होगा इनसे अलग, तो आपको वो पहचानना है। तो क्वेश्चन किसी भी आधार पर पूछ सकता है, बशर्ते आपको मालूम होना चाहिए कि भाई अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो हमने बात कही थी व्यंजन की। व्यंजन में हम 2 व्यंजन बात कर चुके हैं, एक स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है, और दूसरा अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। अब हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म से ही समझ में आता है ऊष्मा, यानी इनको बोलते समय गर्म वायु निकलेगी आपके मुंह से, ठीक है ना। क्या निकलेगी, गर्म वायु निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, इसलिए इनको नाम दे दिया गया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, 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 हा, तीनों टाइप के सा और हा। क्लियर है इतनी बात। ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो सा, सा, सा और हा, तो ये भी कितने होते हैं, 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। क्लियर है इतनी बात। तो ऊष्म व्यंजन आपसे पूछा जाए तो कितना होता है, 4 होता है। संयुक्त व्यंजन की अगर चर्चा की जाए, संयुक्त व्यंजन तो कुछ नहीं है, नाम से पता चल रहा है, संयुक्त यानी कि मिलके। जैसे संयुक्त स्वर थे ए, अय और औ, अय और औ संयुक्त स्वर थे जो आ और ए से बन रहे थे और आ और ओ से बन रहे थे। ठीक उसी प्रकार से संयुक्त स्वर व्यंजन क्या होते हैं कि जैसे हम बात करते हैं, ये व्यंजन जो होंगे वो मिलकर बने होंगे, संयुक्त होंगे, यानी कि 2 व्यंजनों से मिलकर बने होंगे। जब 2 व्यंजनों से मिलकर बने होंगे इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, संयुक्त व्यंजन कहा जाएगा। तो इनकी डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि संयुक्त व्यंजन क्या है। वो व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वो व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। देखिए, संयुक्त व्यंजन की हम लोग चर्चा कर रहे थे। संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं कि भाई वो व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऐसे ही संयुक्त स्वर की बात हम लोगों ने की थी कि वो स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बने उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। होता क्या है, जैसे हम छा की बात करें, ये छा जो है ये कैसे बनता है, ये बना है आधा का और आधा सा से। आधा का और आधा सा को जब आप मिलाओगे तो बनेगा छा। तो आधा का और आधा सा ये क्या है, व्यंजन है, तो 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, तो इसलिए क्या हुआ, संयुक्त व्यंजन हुआ। ऐसे ही त्रा की बात करोगे तो ता और रा से बन रहा है, ज्ञा की बात करोगे तो जा और इंग्या से बन रहा है, और स्रा की बात करोगे तो सा और रा से बन रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो हमने चर्चा की व्यंजन की, व्यंजन कितने होते हैं कि भाई स्पर्श व्यंजन की चर्चा की, इनकी संख्या 25 होती है। 25 होती है। कैसे होती है कि भाई 5 वर्ग होते हैं वर्णमाला में, प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। इस अकॉर्डिंग स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25। अंतस्थ व्यंजन की बात कही थी, अंतस्थ व्यंजन में संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा। क्लियर है। अगर ऊष्म व्यंजन की बात करें तो इनको बोलते समय ऊष्मा निकलती है, इनकी संख्या भी 4 होती है, सा, सा, सा और हा। अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो होता है छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। छा कैसे बना है, आधा का और सा से। त्रा कैसे बना, ता और रा से। ज्ञा कैसे बना, जा और इंग्या से। और स्रा कैसे बना, सा और रा से। इतनी बात क्लियर है। अब मैं लिखने वाला हूं वर्णमाला, ठीक है ना। वर्णमाला लिखूंगा, उसमें एक चीज जो मैंने आज डिस्कस की है उस चीज को बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि भाई वर्णमाला में वो चीज क्या है। क्लियर है इतनी बात। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमने आपके सामने पूरी वर्णमाला लिख दी है, और इस वर्णमाला में अब आज हमने जो भी डिस्कस किया है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, वर्णमाला की बात करें तो अ से ही स्टार्ट होती है। अगर अंगाह तक की बात करें तो ये सब स्वर हैं। क्लियर है इतनी बात। ये सभी क्या है, स्वर हैं। इन्हीं में ह्रस्व स्वर भी है, दीर्घ स्वर भी है और प्लुत स्वर भी है। तो प्लुत स्वर की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, एक मात्रिक, द्विमात्रिक क्या है, इनकी सब चर्चा कर चुके हो। अगर इसमें पूछा जाए कि भाई ह्रस्व स्वर क्या है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है बताने में। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से दीर्घ स्वर क्या है तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको बताने में। अगर आपसे पूछा जाए आयोग वाह कौन कौन से हैं तो आप कहेंगे भाई अंग और आहा।
अंग और आह क्या है, आयुग्वा है। ठीक है, अंग और आह आयुग्वा है। जहां अंग की बात करें तो ये अनुनासिक है और आह की बात करोगे तो ये विसर्ग है। आह की बात करोगे तो ये विसर्ग है और अंग की बात करोगे तो ये अनुनासिक है। अनुनासिक का मतलब क्या होता है, नाक के बल। नाक के मतलब क्या होता है कि जब अंग की बात कर रहे हो तो नाक से आवाज आ रही है, ठीक है ना, नाक से वायु निकल रही है, इसलिए क्या कह रहे हैं, अंग, यानी ये अनुनासिक है। ये अनुनासिक है और ये क्या है, ये है आपका विसर्ग। तो इन दोनों को कहते हैं आयुग्वा। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये क्या है, स्वर है। इसीलिए मैंने कहा था कि आयुग्वा को हटा के बताया जाए तो स्वर है 11 और आयुग्वा को जोड़ दिया जाए तो स्वरों की संख्या है कितनी, 13। क्लियर है इतनी बात। फिर मैंने बात की थी कि भाई स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन की मैंने कहा था कि देखो, अगर आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई का, खा, गा, घा, ये सब क्या है, ये कौन सा वर्ग है, ये है का वर्ग। कौन सा वर्ग है, का वर्ग है। ये कौन सा वर्ग है, चा वर्ग है। ये कौन सा वर्ग है, टा वर्ग है। ये कौन सा वर्ग है, ता वर्ग है। और ये लास्ट कौन सा वर्ग है, पा वर्ग है। तो कुल कितने वर्ग हैं, 5। कुल कितने वर्ग हैं यहाँ पे, 5। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5। इसलिए स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो 5 गुना 5 कितने हुए, 25। तो ये सब स्पर्श व्यंजन हुए। अगर मैं बात करता हूँ यारा लावा की, यारा लावा मैंने चर्चा किया था कि ये सब कौन से व्यंजन होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 4 होती है इनकी संख्या। अगर बात की जाए ऊष्म व्यंजन की तो सासा साहा, सासा साहा ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो क्षेत्रज्ञा, क्षेत्रज्ञा ये क्या है, ये भी संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, और मेरा उत्साह बढ़ाएं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले इसी के अगले पार्ट पर। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं। आप सबका प्यार मुझे मिलता रहे और मैं ऐसे ही उत्साह से आपके लिए आपको समझाता रहूं, आपकी वीडियो बनाता रहूं और आपकी सफलता में आपके पीछे मेरा भी हाथ हो, बस मैं इतना ही चाहता हूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद।